अगर आपके पास शेयर्स है जिस पे डिविडेंड आ रहा है और आप 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए उस डिविडेंड को क्लेम नहीं करते हैं, तो क्या आपको पता है आपके वो शेयर्स गवर्नमेंट ले लेगी? वेल यस, आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास शेयर्स है, डिविडेंड आता है, आप उसे क्लेम नहीं करते हैं 7 सालों तक, तो क्या होता है? गवर्नमेंट उसे कैसे ले लेती है, कहाँ ले लेती है, आपको क्या करना होगा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे शेयर्स है जिसपे डिविडेंड आता है और वो अनक्लेम्ड रहता है, तो गवर्नमेंट उसको IEPF में ट्रांसफ़र कर देती है। इट मीन्स इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोग समझते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है, बिकॉज डिविडेंड तो बैंक अकाउंट में आता है, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा। बट अब इसको ऐसे समझिए कि डिविडेंड तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट कहीं पर गलत दिया गया हो या फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रोजन हो। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, आप डिविडेंड रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर अकाउंट फ्रोजन है तो कुछ कंडीशंस में मेजरली, बल्कि मैं बोलूँगी ऐसा होता है कि पैसा आ तो सकता है उस फ्रीज अकाउंट में, बट पैसा जा नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड भी हो सकता है आ जाए बट आप ले ना पाए। बट अगर इस तरीके से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ या फिर एक मेजर चीज़ें जो आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा या कुछ टाइम से हो रही है, वो है KYC। अगर आप KYC नहीं करते तो भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो डीएक्टिवेट के केस में अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो अनक्लेम्ड माना जाएगा, और 7 सालों तक अगर ऐसा होता रहता है तो आपके शेयर्स गवर्नमेंट IEPF में ट्रांसफ़र कर देती है। अब बात आती है कि नहीं, हाँ ऐसा क्यों ही होगा। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ऐसा होता है बिकॉज काफ़ी शेयर्स पे डिविडेंड बहुत कम आता है, और जब लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर फॉर एग्जांपल लोगों के पेरेंट्स के शेयर्स थे जिनके अकाउंट थे, अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो गए बट लोगों ने डीमैट को रखा या शेयर्स को रखा, ये सोच के उनके बच्चों ने शेयर्स को तो कैरी किया ये सोच के कि शेयर्स आगे बहुत अच्छा गेन देंगे, अभी अच्छे गेन में है, उसको नहीं सेल करते हैं, या फिर अभी लॉस में है, अभी नहीं सेल करते हैं, और डिविडेंड कॉन्टिन्यूसली आता जा रहा है उस अकाउंट में जो कि फ्रीज हो चुका है। कंपनी तो रिलीज करे जा रही है डिविडेंड को, तो कंपनी तो दे ही रही है डिविडेंड। 7 साल तक ऐसा होता रहा बट डिविडेंड एक्चुअली तो अनक्लेम रहा, डिविडेंड क्लेम ही नहीं करा बच्चों ने। तो ऐसी कंडीशन में शेयर्स भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है डिविडेंड तो छोटा सा अमाउंट है, अकाउंट अगर फ्रीज है भी, डीएक्टिवेट हो भी गया तो कोई बात नहीं, शेयर्स तो अपने हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए, शेयर्स भी अपने 7 सालों तक है अगर ऐसा होता रहा तो। अब पॉइंट आता है कि नेहा हमें पता कैसे लगेगा कि शेयर्स IEPF में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। IEPF में शेयर ट्रांसफ़र होने से पहले आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है, आपके पास मेल आता है, आपसे पूछा जाता है कि ये पैसा, ये शेयर्स आपके हैं, आप इनको डिविडेंड को क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके शेयर्स हैं, इनका क्या करें आप बताएं। बट अगर आप कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो IEPF में चले जाते हैं। अब पॉइंट आता है कि नहीं चलो ठीक है IEPF में ट्रांसफ़र हो गए, अब कैसे पता लगेगा कि ट्रांसफ़र हो चुके हैं? ये तो चलो ठीक है, होने से पहले तो मेरे को पता लग गया, मेल आ गया, बट अब हो चुके, अब क्या किया जाए? किसी भी ब्रोकर को ये नहीं बताया जाता है कंपनी के थ्रू कि ये शेयर्स IEPF में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ना ही किसी DP को बताया जाता है कि ये शेयर्स IEPF में ट्रांसफ़र हो गए हैं। DP मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब जैसे ही आपको अपने पोर्टफोलियो में से पता चलता है कि ये स्टॉक मेरे थे जो कि अब तो है ही नहीं, अब तो दिख ही नहीं रही, कहाँ गए, तो आप अपने DP को पूछेंगे, फिर DP चेक करेगा कि ये कहाँ गए, फिर वो आपको सर्च करके बताएगा कि ये IEPF में चले गए हैं। अब पॉइंट आता है कि चलो ठीक है नया IEPF में चले गए, अब बताओ मेन मुद्दे की बात कि वापस कैसे लाएं शेयर्स को, अब तो चले गए IEPF में। अब मैं बोलूँगी कि अब आप रामायण का पाठ कीजिए, पूजा करिए, तभी एक तरीका है शेयर्स को वापस लाने का। जो कपाट ऐसा नहीं है, IPF का प्रोसेस है जिसको फॉलो करके उन शेयर्स को वापस ले सकते हैं। आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा IEPF 5 फॉर्म, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उस फॉर्म को फिल करके, साइन करके, प्रिस्क्राइब फीस पे करके एंड सबमिट करके उस फॉर्म को आप
अपने शेयर्स को वापस ला सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि नेहा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, फटाफट से ये भी बता दो ताकि जॉब इजी हो जाए हमारी। वेल, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मैं पढ़ देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ई फॉर्म, जब भी आप एक्नॉलेजमेंट जनरेट करें, सबमिशन करें अपने फॉर्म का, तो उसको जरूर सबमिट करें, उसको जरूर आपको रखना होगा। इंडेमनिटी बॉन्ड ओरिजिनल चाहिए होगा विद द क्लेमेंट सिग्नेचर। एडवांस स्टैम्प रिसिप्ट ओरिजिनल चाहिए होगी विद द रेवेन्यू स्टैम्प एंड द सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट एंड द विटनेसेस। नेक्स्ट आपको ओरिजिनल मैच्योर डिपॉजिट चाहिए होगा। डिपॉजिट हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है, वो भी तब जब अगर आपने फिजिकल फॉर्म में रखा है। अदरवाइज कॉपी ऑफ ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट भी चलेगी अगर आपने डीमैट में रखा है तो। नेक्स्ट सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स आपको देना होगा। नेक्स्ट कैंसल चेक लीफ आपको देनी होगी एक। लास्ट पॉइंट, आपको एक कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ओसी एंड पीआईओ कार्ड देना होगा इन केस ऑफ फॉरेनर्स एंड एनआरआई। वेल, ये था कि आपको कैसे अपने आईईपीएफ से शेयर्स को वापस लाना होगा। आई होप मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया होगा। एंड स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।